Hello everyone, this is Tejas Shastri, Faculty of Economics. Dear students, in this video we are going to see a syllabus of BCom semester 5. Students, in this slide we are discuss about all syllabus of BCom semester 5. We have 4 units and every unit has 25% weightage. Unit 1. The name of Unit 1, Planning. Concept of planning, strategy of planning in India, achievements and limitations of planning, lesson of planning in India. This is the points of Unit 1. Unit 2. The name of Unit 2, Economic Reforms and Policies. Economic reforms in India, industrial and agriculture policies in India, technological policy in India. This is the points of Unit 2. Unit 3. The name of Unit 3, Federal Finance. The points of Unit 3, Constitutional Provisions of Federal Finance, issues in central and state finance relations, Last Finance Commission's report. Unit 4. The name of Unit 4, Problem of Price Rise in India, that is called inflation. The topics of Unit 4, Problem of Price Rise in India, Causes, Effects and Remedies. Students, this is the proper units of your syllabus. As per university norms, we have 4 units and every unit has 25% weightage. Students, next स्लाइड में हम यूनिट वाइज कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी नोट पेन लेके बैठिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ राइट डाउन करना पड़ेगा। लेट्स सी यूनिट वाइज डिस्कशन। Students, in this slide we are going to see unit wise syllabus and its point. Point number 1, planning, meaning, objective and characteristics. सबसे पहले तो प्लानिंग, जैसे ही वर्ड प्लानिंग दिमाग में आता है हम लोग कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करने लगते हैं। सर, प्लानिंग का मीनिंग क्या होगा? सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जितनी भी चीज़ें हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये वर्ड जो है वो आता ही है। सुबह उठे तो प्लानिंग स्टार्ट कि आज हमको ये करना है, वो करना है ना? मगर वो वाला प्लानिंग यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक की जो डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स का जो वर्ड प्लानिंग है वो कुछ डिफरेंट मीनिंग बताता है। तो बच्चों, इसको राइट डाउन कीजिए। मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एनालाइज और प्रिडिक्ट द बिजनेस एक्टिविटीज which are related to the object and their future goals. कोई भी कंपनी, कोई भी मैनेजमेंट जब भी कुछ प्रोडक्शन करता है, कोई कंट्री है, कोई स्टेट है, कोई भी कुछ प्लानिंग करता है, तो उसका मीनिंग ये है कि उसके पीछे उनके कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके गोल्स हैं और वो उसको अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड भी, एनालाइज और प्रिडिक्ट द बिजनेस एक्टिविटीज। अभी अचीव किया है या नहीं है वो नहीं है, मगर वो प्रिडिक्ट करते हैं कि इतना बिजनेस होना चाहिए। डन। तो ये मीनिंग है। अभी इसको
डीपली हम यूनिट वाइज जब कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे तब आपको इसका मीनिंग वो सब आपको डीप में पढ़ाएंगे। अब सेकंड टॉपिक जो हमारा ये है कि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसके पीछे थोड़े उसके टॉपिक्स में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि बहुत बार मैंने एग्जांपल दे चुका हूँ कि कोई भी इंसान को आप पूछो व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि व्हाट इज़ योर गोल, तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को टीचर बनना है या मेरे को प्रोफेसर बनना है और मैं लाइफ में इस तरह से सक्सेस होना चाहता हूँ, तो दैट्स गोल। वैसे ही यहाँ पे प्लानिंग जो है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके बारे में भी हम जब हम यूनिट वाइज कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे तब बात करेंगे। अब पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये तो बार बार आप लोग पढ़ चुके हो कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि क्या है वो चीज़ है, क्या उसका कैरेक्टर क्या है। तो यहाँ पे दो चार टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट है इंटरेक्चुअल प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी, ये इसका एक कैरेक्टर है। एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, फीडबैक, ओपन सिस्टम मेथड, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स निकलेंगे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये था आपका यूनिट 1 का पॉइंट नंबर 1। बहुत ही सिंपल वे में आपको मैंने बताया है। सेकंड है स्ट्रेटेजी प्लानिंग। कोई भी चीज करते हैं उसके पीछे हम पूरा स्ट्रेटेजी करते हैं। जैसे वॉर होता है, अभी आप लोग टीवी में देखते होंगे कि चाइना और इंडिया का ज़्यादातर टीवी में अभी दिखा रहे हैं। इंडिया को क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब होगा तब देखा जाएगा, ऐसा नहीं। उसके पीछे कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तब जाके वो हम विन हो सकते हैं। यहाँ पे हम वॉर की बात नहीं करना चाहते, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसी बहुत सारी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे इकोनॉमी में अवेलेबल है। और वो जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे ख़त्म करना है उसकी हमको क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और यही बात यहाँ पे हमको समझनी है। स्ट्रैटेजी ऑफ इंडियन प्लानिंग। देखो सभी कंट्री की डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी, मगर हमारे इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है फॉर इंडियन इकोनॉमी, वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो डीपली बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी। पॉइंट नंबर 4, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। देखो बेटा, अभी तक हम बात कर रहे थे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग। अभी देखो कुछ भी आप स्ट्रैटेजी करते हो, मतलब कुछ प्लान करते हो, तो कुछ ना कुछ उसके नतीजे, रिजल्ट निकलने वाले हैं। और रिजल्ट आप सबको पता है, वैसे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मगर यहाँ पे अचीवमेंट्स की बात की है कि जब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। और जो अचीवमेंट्स कौन कौन से हमने पाए हैं, वो अचीवमेंट्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ इंडियन प्लानिंग। देखो मैंने आपको बताया अचीवमेंट्स एक पॉजिटिव पॉइंट है, मैंने आपको जैसे बताया वैसे। लिमिटेशंस जो है वो नेगेटिव पॉइंट है कि भाई आप लोग स्ट्रैटेजी कर रहे हो तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स वो अचीवमेंट हो गए, और जो स्ट्रैटेजी करते करते जो गलत वे में चला गया, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो लिमिटेशंस ऑफ इंडियन प्लानिंग में क्या हो सकता है, क्या हमारे पास लैंड बहुत ज़्यादा है, हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है, मगर हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए वो बहुत कम है। सेकेंड नंबर पे हम ऐसा बोल सकते हैं कैपिटल कम है। थर्ड नंबर पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इंटेलेक्चुअल पर्सन्स बहुत कम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लिमिटेशंस में डाल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आपको बुक वाले ही पॉइंट लिखने बेटा,
मगर आपके दिमाग में आ रहे है कि ये इंडियन प्लानिंग में कुछ ना कुछ डिफॉल्ट लिमिटेशंस में लिखा जा सकता है, तो वो लिख सकते हो आप, मगर अकॉर्डिंग टू ये लिमिटेशन से रिलेटेड होना चाहिए। 6 नंबर है लेशन ऑफ इंडियन प्लानिंग। सबको पता है कुछ भी करते हैं सही हो जाएगा तो अच्छी बात है, गलत हो गया तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, लेसन बन जाएगा कि अब दूसरी बार ये करना नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्लानिंग के वक्त हमको लेसन मिले। मैं आपको यूनिट वाइज जब प्रॉपर कंसेप्ट क्लियरिटी के बारे में करने वाला हूँ, तब आपको एक एक पॉइंट में विथ मटेरियल हम आपको ये टॉपिक्स प्रोवाइड करने वाले हैं। लेट्स सी यूनिट 2। यूनिट 2 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा, आप 11th-12th में भी पढ़ चुके हैं, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया? रिफॉर्म्स मतलब आप बोल सकते हो कि जो नया किया गया, रिफॉर्म्स मतलब गुजराती में हम बोलते सुधारा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है, यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए, एलपीजी पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, उसकी बात कर रहे हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीन चीज़ें आप वैसे तो 12th से पढ़ते ही हो, मगर यहाँ पे हम उसको ब्रॉडली पढ़ने वाले हैं, एक पिक लेवल पे जाके पढ़ेंगे, ब्रॉडली कंसेप्ट उसका क्लियर करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया अप टू 1990। बहुत सारी पॉलिसीज इंडिया में है, अवेलेबल है। इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी, बहुत सारी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम पढ़ने वाले कि वर्कर्स के बारे में, उनके टाइम ड्यूरेशन के बारे में, उनके वेजिस के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करेंगे, मगर वो जब हम पॉइंट वाइज आपको वीडियो बना के देंगे, उसमें ये सब चीज़ें मेंशन करके बहुत ब्रॉडली पढ़ने वाले हैं। करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, अभी के टाइम में, रिसेंट सिचुएशन में करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। एक एक्ट है जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, दैट इज कॉल्ड एमआरटीपी एक्ट, जो 1 जून 1970 में इम्प्लीमेंट हुआ था। सर, ये एक्ट क्यों बनाया गया? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। और 5th नंबर का पॉइंट है कंपटीशन एक्ट, सेम टू सेम एमआरटीपी एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट दोनों एक साथ हम पढ़ने वाले हैं। इवोल्यूशन, ब्रैकेट में लिखा है प्रेजेंट करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मतलब कि इवोल्यूशन का मतलब ये है कि अभी की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो कैसी है और उसमें क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए, वो इवोल्यूशन करेंगे, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब वैसे ये है कि ईयर वाइज वो जो अपडेट होती है, तो इवोल्यूट करके जो अभी बना है वो कैसा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके बारे में डिस्कस करना है। वेरी नेक्स्ट टॉपिक, 7th नंबर, एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ इंडिया। हम सभी 12th से पढ़ चुके हैं, इंडिया जो है वो डिपेंड है पूरा एग्रीकल्चर पे। इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होनी चाहिए और अभी कैसी है, और टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी इन इंडिया अभी रिसेंट सिचुएशन में कैसी है, वो सब पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी यूनिट 3। यूनिट 3, पॉइंट नंबर 1, कंसेप्ट मीनिंग ऑफ फेडरल फिनांस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में आता है कि फेडरल फिनांस है क्या।
या सिस्टम, इसको कई बार एग्जाम में सिस्टम भी लिखा जाता है, तो उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। समझना है, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं फेडरल सिस्टम क्या है। Where the government's function are divided into two sets. First is the central government and second one is state government. ये सभी को पता है। हमारे यहाँ इलेक्शंस भी आप ज़्यादातर देखते होंगे, एमपी के इलेक्शन अलग से होते हैं और एमएलए के अलग से होते हैं। एमएलए जो होते हैं वो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं और एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट चीज़ है और सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट चीज़ है। डन। तो यहाँ पे यही बताया कि फेडरल सिस्टम के बारे में, मैंने ये जो आपको बताया वो फेडरल सिस्टम के बारे में बताया। अब सेकंड हमारा जो दिमाग में हमको जो आता है वो है मीनिंग क्या है, व्हाट इज अ फेडरल फिनांस, उसका मीनिंग क्या है। फेडरल फिनांस रिफर टू द सिस्टम ऑफ असाइनिंग द सोर्स ऑफ रेवेन्यू to the central as well as state government for the efficient discharge of their respective functions. जो टैक्सेस कलेक्ट करती है गवर्नमेंट्स, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, टैक्सेस कलेक्ट करने के बाद कुछ टैक्स गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखती है और बहुत सारे टैक्सेस की जो अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। वो कौन कौन से टैक्स अपने पास रखते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और कौन से जो टैक्सेस है वो टैक्सेस की अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, वो पॉइंट टू पॉइंट, जब ये पॉइंट को मैं ब्रीफली आपको या ज़्यादा उसमें डीप में जाके हम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फेडरल फिनांस स्ट्रक्चर। मैंने जो ऐसे बताया आपको कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो ये मैं आपको डीपली बताऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फिनांस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इन इंडिया। मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ टैक्सेस फिनांस डिपार्टमेंट और फिनांस कमीशन जो है वो मिडल में है, वो मीडिएटर है, और एक साइड है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड साइड है उसका स्टेट गवर्नमेंट। फिनांस कमीशन जो है वो मिडल में रहता है और वो डिसीजंस क्रिएट करते हैं कि कितना टैक्स गुजरात गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ ग्रांट इन एड या हेल्प चाहिए तो वो या ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा गुजरात गवर्नमेंट को देगी, वो सब डिसीजन लेने का जो काम है वो फिनांस कमीशन करती है। फिर है प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फिनांस इन इंडिया। अभी क्या है उसकी बात करेंगे। इश्यूज इन सेंट्रल स्टेट फिनांस रिलेशंस। अब देखो ये पैसे की बात आती है, कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, तो अभी रिलेशन क्या है उसके बारे में, और अभी का ही है ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं कि जितना पैसा गुजरात गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाती है तो एक्सपेक्ट भी करती है कि कुछ पैसा उनको मिले फॉर डेवलपमेंट के लिए, मगर वो फुलफिल होता नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। एंड लास्ट टॉपिक है 14 फिनांस कमीशन रिपोर्ट। उसमें कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना रेवेन्यू हुआ, कौन कौन से स्टेट को कितना रेवेन्यू जनरेट किया और उसमें से कितने परसेंटेज उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने स्टेट गवर्नमेंट को दिए, वो सारा जो एक रिपोर्ट होता है दैट इज कॉल्ड 14 एवरी ईयर होता है। इसमें 14 फिनांस कमीशन रिपोर्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेट्स सी यूनिट फॉर प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इन इंडिया एंड इन्फ्लेशन। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि प्राइस राइज होना दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, मगर ओनली प्राइस राइज होना दैट इज नॉट
इन्फ्लेशन। प्राइस बढ़ गया उसका मतलब इन्फ्लेशन ही है, ऐसा नहीं है। कई बार प्राइस नहीं बढ़े होते तब भी इन्फ्लेशन आता है। वो बहुत डीप में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा, और वो हम आपको बताने वाले हैं। यूनिट 4 के अंदर मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन है। तो सबसे पहले तो उसका मीनिंग समझते हैं इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द जनरल प्राइस लेवल of goods and services is rising and consequently the purchasing power of currency is falling. Constantly जब जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ता है गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड जब प्राइस बढ़ता है तो हमारा परचेसिंग पावर जो है वो डाउन हो जाता है, फॉल हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। बेटा हम छोटे थे तब हम लोग डेयरी मिल्क या जो भी चॉकलेट हम खाते थे, वो आपको एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं कि 1 रुपए में 4 चॉकलेट मिलती थी। आज वही चॉकलेट जो है 1 रुपए में 1 मिल रही है। उसका मतलब वो चीज़ अभी महंगी हो गई है। पहले भी 1 ही रुपया दे रहे थे उसको, 1 रुपीज़ पे कर रहे थे उसके लिए, और अभी भी 1 रुपीज़ ही पे कर रहे हैं, मगर जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हो गया है। पहले 1 रुपीज़ में 4 चॉकलेट्स मिल रहे थे, अब वही 1 रुपीज़ है उसमें हमको ओनली 1 मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। देन कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बोल सकते हैं कि प्राइस राइज होना, दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टर। प्राइस बढ़ना है, फिर परचेसिंग पावर कम हो जाता है, ये सब चीज़ें हम कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल सकते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, there are a basic 2 types on the basis of causes, and second one is on the basis of speed or intensity. On the basis of causes उसके भी सब टॉपिक्स है या टाइप्स है। फर्स्ट इज अ करेंसी इन्फ्लेशन, सेकेंड इज अ क्रेडिट इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये सारे ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस। जो फर्स्ट टाइप मैंने बताया उसके सब टाइप्स हैं। सेकेंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और इंटेंसिटी, तो उसमें सब टाइप्स जो है वो नंबर 1 वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट रिएक्शन इन्फ्लेशन, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है वो जो मैं आपको डीपली बताऊंगा। थर्ड, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इन इंडिया। क्यों प्राइस बढ़ता है, तो उसके बहुत सारे कोजेस निकल के आएंगे, और प्राइस बढ़ेगा तो उससे इंडिया में क्या तकलीफें या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है तो उससे हमको कैसे निपटना है, मतलब कि उसको कैसे कवर करना है। जैसे अभी आप ज़्यादातर टीवी चैनलों में देखते होंगे कि सभी चीज़ों के प्राइस बढ़ गए हैं, हमारा ग्रोथ रेट जो है वो डाउन हो चुका है और इन्फ्लेशन पीक पॉइंट पे है। तो ये सब चीज़ें अभी का आप सीनारियो देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन कैसी सिचुएशन को लाता है इकोनॉमी में। और जब इन्फ्लेशन इकोनॉमी में होता है तो सबसे पहले इफेक्ट करता है अपनी इंडियन करेंसी पे, और सेकंड वो प्राइस पे। कैसे करता है, क्यों करता है, क्या रिलेशन है, वो सब मैं आपको डीपली बताने वाला हूँ। ठीक है। 6 नंबर, रेमेडीज टू कंट्रोल प्राइस राइज इन इंडिया। भाई दिक्कत हुई है, अब इसका सोल्यूशन बताओ। दैट इज कॉल्ड रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन क्या है। तो हम सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे, क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कौन कौन सी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे मनी को कंट्रोल करना चाहिए। जब मनी कंट्रोल हो जाएगा तो खुद ब खुद डिमांड कंट्रोल होगी, और डिमांड कंट्रोल होगी तो फिर इन्फ्लेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चक्कर पूरा जो है वो फ्लो ऑफ मनी से स्टार्ट होता है,
अवेबिलिटी ऑफ मनी से स्टार्ट होता है और ये पूरा चक्कर चलेगा और लास्ट टू लास्ट उसका जो इफेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के सब पॉइंट्स जो है उसका डिस्कशन किया। हमने देखा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से यूनिट्स है और सब पॉइंट्स में क्या क्या पढ़ना है। अब हम जब यूनिट 1 का पॉइंट नंबर 1 पढ़ाएंगे आपको, तो वो पूरा सिलेबस अकॉर्डिंगली स्टार्ट होगा। सो जब भी आप लेक्चर अटेंड करने बैठे, साथ में पेन और नोट लेके बैठना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको राइट डाउन करने पड़ेंगी। सो थैंक्स अ लॉट।